नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कई दिनों से ये लग रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह हारी है, लेकिन हार की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि 40 लोगों की टीमें बनाई गई हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी में कुछ लोग जाकर जो स्थानीय वहाँ के नेता हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह क्यों हारी। 2019 में जो परफॉर्मेंस था या 2014 में था, इस बार 2024 में बीजेपी 33 सीटों पर आकर सिमट गई, जो कि बीजेपी के लिए एक शर्मनाक हार थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में केवल और केवल 1.5 लाख वोटों से जीते। अभी वो आए भी थे, लेकिन वाराणसी में भी ऐसा लगा कि उनका स्वागत चप्पल से किया गया। कभी आपने नहीं देखा था कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई हो, लेकिन ये तक हो गया। यानी कि जनता में बीजेपी के प्रति नाराजगी थी। लेकिन अब बीजेपी जो स्टेट यूनिट है उत्तर प्रदेश का, वहां पर लग रहा है कि चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गई हैं। हार की जिम्मेदारी कौन लेगा ये पता नहीं है। योगी जी एक किनारे बैठ गए हैं, बीजेपी के जो लोकल पदाधिकारी हैं वो एक किनारे बैठ गए हैं, जो अधिकारी यानी कि जो नौकरशाह हैं वो एक किनारे बैठ गए हैं। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मतलब नहीं है, और उसका जाहिर सा एक जो कारण है उसका मुख्य कि इस समय केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस आने वाला नया संसद का सत्र है, उसमें स्पीकर को कैसे चुना जाएगा वो फोकस होगा। और दूसरी जो प्राथमिकता सरकार की है कि मोदी जी की खासकर और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की, कि अपनी इस सरकार को कैसे बचाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी षड्यंत्र से इस सरकार को गिरा दिया जाए। अब यूपी में इस समय बिल्कुल सिर फुटअव्वल वाली स्थिति हो रही है, और सिर फुटअव्वल वाली मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक नहीं बल्कि यूपी के कई इलाकों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ये जो समीक्षा बैठक का दौर शुरू हुआ है, इन समीक्षा बैठकों में या तो जूता लात हो रहा है, या तो लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, या तो गाली उसमें गाली गलौज हो रहा है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और ये खबर सिर्फ कहने को नहीं है, लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उसको अखबारों ने प्रमुख तरीके से उसको रिपोर्ट करना शुरू किया है, और लोगों ने उसको विस्तार पूर्वक ट्वीट भी करना शुरू किया है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब एक ट्वीट है समीरात्मज मिश्रा का। समीरात्मज मिश्रा यूपी के जमीनी पत्रकार माने जाते हैं, और आपने उनको अक्सर इस चैनल पर सुना भी है। उनका ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा है, और उस ट्वीट में लगे वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो को भी हम प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे समीर आत्मज मिश्रा के हिसाब से। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लिख देते हैं या कुछ भी बता देंगे आपको, ये सही खबर है। और उन्होंने जिक्र किया है सिद्धार्थ नगर का यूपी में, और ये ट्वीट को भी पढ़िए और साथ में ये वीडियो भी साथ में आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए, यूपी में चुनाव के बाद समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। ये वीडियो तो सिद्धार्थ नगर का है, लेकिन ऐसे वीडियोस आजकल कई जगहों से आ रहे हैं। ये समीर आत्मज मिश्रा का ट्वीट है। यूपी पुलिस को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि यूपी पुलिस थोड़ा ध्यान रखिए बैठकों पर, कहीं समीक्षा ज्यादा गहराई तक ना पहुंच जाए। और उसमें जो टैग्ड वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मारपीट और गाली गलौज इसमें हो रही है। उसी तरीके से भारत समाचार ने एक ट्वीट किया है, और उसको भी मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक हमने सिद्धार्थनगर की बात की थी, और वो कौन सा दूसरा इलाका है जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। भारत समाचार ने इसको रिपोर्ट किया है कि सहारनपुर में बीजेपी की समीक्षा के दौरान गाली गलौज और हंगामा हो गया। बीजेपी सहारनपुर सीट में बुरी तरह से लगातार दूसरी बार हारी है। हार के कारणों की समीक्षा के लिए बीजेपी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल पहुंचे थे। उनके सामने राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह और नगर विधायक और चुनाव हरवाने का आरोप लगाते हुए पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर दी। दूसरे पक्ष से गाली गलौज शुरू हुआ, बवाल बढ़ा तो गोविंद नारायण शुक्ल मीटिंग से निकल गए और बंद कमरे में किसी तरह समीक्षा करके चले गए। सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल हार गए हैं, और कांग्रेस के इमरान मसूद वहां से भारी अंतर से जीते थे। तो ये आपको मैंने दो कंस्टिट्यूएंसीज का बताया। इसके अलावा आपको ये भी बता दे कि अब संत भी इसमें कूद पड़े हैं। ये आपको मैंने सहारनपुर सिद्धार्थ नगर का बताया। अब तीसरी जो एक खबर है वो एबीपी के हवाले से है। अभिषेक उपाध्याय जो उनके रिपोर्टर हैं
उनका एक ट्वीट है जो कि काफी वायरल हो रहा है, काफी उसके रिपोस्ट भी हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। यूपी में उन्होंने क्या लिखा है? यूपी में अधिकारी बनाम बीजेपी की लड़ाई ने हदें पार कर दी हैं। अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात हुआ हंगामा और हाई प्रोफाइल झड़प। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने डीएम अयोध्या नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हुई तीखी नोकझोंक, यानी कि डीएम और महंत राजू दास के बीच में वहां पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। अयोध्या का ये मामला है। राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने के समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। उस दौरान डीएम अयोध्या नीतीश कुमार मौके पर मौजूद थे। वे राजू दास के प्रशासन के खिलाफ दिए बयानों से बेहद नाराज थे। उन्होंने राजू दास के साथ बैठने से किया इनकार। फिर शुरू हुई तीखी झड़प। मंत्रियों की मौजूदगी में हुई झड़प के बाद राजू दास के साथ आए गनर को वापस जाने को कहा गया। तो आप देखिए किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ के लोकल स्थानीय जो लोग हैं, उनके बीच में भी तनातनी शुरू हो गई है कि कोई अगर ऑनेस्ट फीडबैक भी देने जाएगा तो उसके बीच भी उस स्ट्रेन को, उस स्ट्रेस को आप महसूस कर सकते हैं। वापस लिखा जाता है कि अतीत में कई विवादों और विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित रहे हैं राजू दास। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के असहयोग और अधिकारियों की मनमानी की हो रही थी शिकायत। मंत्रियों की मौजूदगी के चलते सरजू गेस्ट हाउस में उनसे मिलने पहुंचे थे डीएम। तो अब जो हार की समीक्षा जो हो रही है अलग अलग जगह पर, वहां पर चाहे विधायक हो, चाहे वहां के प्रत्याशी हो, जो संगठन के पदाधिकारी लोग हैं, सबके बीच में तनातनी है। और जितनी भी समीक्षा बैठकों के जो आउटकम्स अभी तक सामने नजर आए हैं, उसमें यही है कि एक अजीब सा कोल्ड वॉर, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, वो शीत युद्ध महसूस किया जा रहा है एक नहीं कई इलाकों में। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा है केंद्रीय नेतृत्व से। बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो इस बार का बीजेपी का कार्यकर्ता था वो घर से नहीं निकला क्योंकि उसको केंद्रीय नेतृत्व ने इन्वॉल्व किया ही नहीं, जिसकी वजह से योगी भी परेशान थे। और अब जो पूरा मामला जो पहले की बंद कमरों में होता था, जो भी डिफरेंसेस होते थे पार्टी के, वो बंद कमरों में होते थे। लेकिन इतनी बुरी हार के बाद, क्योंकि अब मारपिटाई की नौबत आ गई है, लोग एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, नौकरशाहों और जो लोकल पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनके बीच में जो जिस तरीके की झड़प की खबरें आ रही हैं, तो उससे ये जो बंद कमरों में होती हुई बातें थी पहले, अब वो सामने निकल कर आ गई हैं। और ये बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस समय जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक जिम्मेदारी जरूर सौंप दी है कि ठीक है, आप 40 लोगों की टीम बनाइए और सब लोग 80 कंस्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की, उसमें जाएं और हार के कारण तलाशें। अब जो मोटे मोटे कारण जो सामने इस समय आ रहे हैं उसमें यही है कि एक तो शीत युद्ध की बात सामने नजर आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ने अलग कर दिया, पदाधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, जो लोकल विधायक हैं उनसे सहयोग नहीं मिला, बीजेपी का कार्यकर्ता अपने घर से नहीं निकला, आरएसएस के लोगों ने भी अपने आप को जो पार्टी को जिस तरीके का सहयोग देना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। एक और जो 2-3 बड़ी चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि मतदाता की सूची में भी गड़बड़ियां सामने नजर आ रही हैं और एक ने कई इलाकों से बीएलओ के लेवल पर, यानी कि जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनके लेवल पर भी गड़बड़ियां सामने नजर आ रही हैं। और अधिकारियों के सिर पर ठीकरा फोड़ने की बात कही जा रही है कि ये सारी गड़बड़ियां इसलिए हुई हैं क्योंकि अधिकारियों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। अब अधिकारियों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया तो उसका कारण क्या है? अब आपको ये भी बता दें कि 4 जून को ये नतीजे आए थे और आज 21 जून हो गई है। अभी तक किसी भी अधिकारी का तबादला यानी कि ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये पूरे यूपी की डायनामिक्स को एक्सप्लेन करता है कि योगी अपने नौकरशाहों की तरफ के साथ वो एक तरफ है, जो लोकल विधायक है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दूसरी तरफ है, और तीसरा जो धड़ा है वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, जो कि यूपी में इस समय इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। एक हार की समीक्षा के लिए उन्होंने एक टीम बैठक बुला ली है, लेकिन यूपी की हार के कारण ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व में डिस्कस होना लोग करना ही नहीं चाहते। अभी जब मोदी जी वाराणसी गए थे तो वहां के कई लोकल लोग जिनसे कि मैंने इस प्रोग्राम को करने के पहले बात की, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने मोदी जी से इस बार आंख नहीं मिलाई।
क्योंकि उनमें एक नाराजगी थी, कोई उनसे बात नहीं करना चाह रहा था और ना मोदी जी ने ही ये ठीक समझा कि वो किसी कार्यकर्ता से बात करते। और बार-बार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा था कि जिस कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना पार्टी के लिए बहाया, जिस कार्यकर्ता ने सैकड़ों साल से बीजेपी का झंडा उठाया था, आज उन कार्यकर्ताओं को अलग क्यों कर दिया गया? बीच में आपने देखा था कि बीच में एक उज्जवल मिश्रा का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और जिसमें वो यही कह रहे थे कि जो मोदी जी की जो जीत 1.5 लाख वोटों से वाराणसी में हुई है, वो तो चोरी से वो जीते हैं, वरना वो बहुत बुरी तरह से हारते। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि बीजेपी का जो संगठन है पूरा, वो किस तरीके से तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है, वो ये बात कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना स्वरूप बदलना होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी बनाना पड़ेगा। तो मोदी बहुत बुरी तरह यहाँ पर फंस गए हैं। मोदी अब इस लायक नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है खासकर उत्तर प्रदेश का, वो उसका सामना करे। भले ही वो धन्यवाद यात्रा अभी निकालने के लिए चले गए हों वाराणसी, जहां पर उन्होंने रोड शो किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए थे, घाट पर आरती की, काशी वासियों से कहा कि भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जिताकर वापस आए। तो एक तरीके से वो अपनी लाज बचाने के लिए वाराणसी चले गए। लेकिन क्या मोदी आंख से आंख मिलाकर किसी भी कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं? शायद नहीं। और जो समीक्षा बैठकों से जिस तरीके की आवाजें निकल रही हैं, तो सब कुछ बीजेपी की प्रदेश यूनिट में ठीक नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि जो योगी का समर्थक है, जो योगी आदित्यनाथ का समर्थक है, उसको लग रहा है कि भाई योगी के सिर पर हार का ठीकरा ना फोड़ा जाए। केंद्रीय नेतृत्व है वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो लोकल कार्डर्स हैं बीजेपी के, वो इस समय बहुत अलग-थलग और कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इस चीज को बीजेपी कैसे संभालेगी, अभी तो पता नहीं है। फिलहाल संभलती हुई दिख भी नहीं रही है। और जो हालात हुए हैं, तो उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो 2027 का यूपी का चुनाव है, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। और जिस तेजी से समाजवादी पार्टी, जिस तेजी से कांग्रेस अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अभी देखिए कांग्रेस ने अपनी धन्यवाद यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो एक जो जुड़ाव है जनता से, वो अब इंडिया अलायंस का जुड़ाव वहां पर ज्यादा नजर आ रहा है। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने अपने हाथ खींच लिए हैं, तो जनता से बीजेपी का जो वोटर है, वो बीजेपी के नेतृत्व से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा है। और एक बात और भी है, लोग जा रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, अब जैसे कि राजनाथ सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो जा रहे हैं। लेकिन कोई भी जब सीनियर नेता जाता है, तो उसके लिए तैयारियों की जरूरत पड़ती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी जुड़ती है, पुलिस वाले जुड़ते हैं, लोकल कार्यकर्ता जुड़ते हैं। लेकिन इस समय इतना हतोत्साहित है बीजेपी का जो लोकल कार्डर, जो वहां का कार्यकर्ता है, कि वो बड़े नेताओं के आने पर भी कोई उनमें एक्साइटमेंट नहीं है। जैसे कि कल राजनाथ सिंह को पहुंचना है, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारी किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। कार्यकर्ता अधिकारी की नहीं सुनते, अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते, यहाँ तक कि विधायकों की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, ये बीजेपी की जो प्रदेश यूनिट है उसमें एक खलबली है, एक इंडिफरेंस नजर आ रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, हार की जिम्मेदारी यूपी में कौन लेगा, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। क्या योगी क्यों हार का ठीकरा अपने सिर पर फोड़वाएंगे? योगी ने तो कहा कि भाई आपने हमारे कहने से लोगों को टिकट दिए नहीं है। आपको याद होगा कि जब अभी योगी जी आए थे दिल्ली में, तो उनकी बैठक हुई थी, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मनपसंद लोगों को टिकट नहीं दी गई, इसलिए हम हार की जिम्मेदारी क्यों ले। तो उस तरीके का जो एक मनमुटाव, उस तरीके का जो एक डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। योगी की टीम अपने नौकरशाहों की तरफ के साथ एक तरफ है, बीजेपी का अलग थलग पड़ा हुआ कार्यकर्ता एक तरफ है, और तीसरी तरफ मोदी जी हैं और केंद्रीय नेतृत्व है। तीनों में एक असमानता नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन इन समीक्षा बैठकों से एक बात साफ हो गई है कि जिस तरीके से ये समीक्षा बैठकें चल रही हैं, तो सब कुछ बीजेपी की यूनिट में ठीक नहीं है। और एक नहीं, इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, और कई बीजेपी के लोग जिनसे कि मैं खुद फोन पर बात कर चुकी हूं, उन्होंने कहा है कि ये 2024 तो मैडम एक ट्रेलर है। असली लड़ाई आप देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी
खात्मे की तरफ बढ़ रही है और 2027 में बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ खुद आपसे ये बात कह रही हूँ फोन पर लोगों से बात करने के बाद। तो और यहाँ तक की हालत ये हो रही है कि जो जाति विधायक है, खास जातियों के, खासकर जैसे राजपूत के जो विधायक हैं, राजपूत नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर नजरें बनाई जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि काफी चुनाव के दौरान इसको लेकर काफी तनातनी हो गई थी। तो खास जाति के लोगों के जो विधायक हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके प्रति अगर इस तरीके का एक मनमुटाव और इस तरीके का एक डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की चीजें आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर कटा हुआ एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और एक बड़ा कारण जो गुस्से का है कि इतने सारे लोगों को कांग्रेस से ले लिया गया, या तो किसी को एमएलसी बना दिया गया, किसी को मंत्री बना दिया गया। तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ये कहता है कि भाई हमने जिन लोगों के लिए, जिनके खिलाफ हमने लड़ाई की, आज उन लोगों को आप बीजेपी में लेकर बैठ गए, तो फिर हमें क्यों काम करना? आप उन्हीं लोगों को मंत्री बनाइए, उन्हीं लोगों को आप पद दीजिए। तो ये इस चीज को लेकर मोदी फंस गए हैं, योगी फंस गए हैं। भले ही योगी की गलती ना हो बहुत ज्यादा, भाई योगी जिन लोगों को चाहते थे वो उनको, उनका यही मन था कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन योगी के किसी भी पसंदीदा व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। तो उनमें भी एक गुस्सा है और गुस्से से एक तरीके से जो पूरा एक जो एक कवायद बीजेपी में दिख रही थी, जिसकी बात अक्सर लोग सोशल मीडिया पर करते थे कि भाई योगी नहीं चाहते कि पूर्ण बहुमत के साथ, एक संपूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे, नहीं तो प्रधानमंत्री किसी भी समय योगी जी को हटा देंगे। तो अब ऐसे में क्या बीजेपी ये जुर्रत कर पाएगी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के कुर्सी से हटाए? ये सारे इस समय बहुत बड़े सवाल इस समय पूरी पार्टी के सामने हैं और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने जिस पूरी बीजेपी का जो संगठन था उसको एक तरीके से चौपट कर दिया। उन्हीं के चहेते जो सुनील बंसल थे उनको लेकर भी बड़ी शिकायतें कि उन्होंने बीजेपी का जो संगठन था वहां पे ठीक से नहीं चलाया और हर चीज वहां पर बुलडोजर से चलाने की कोशिश की गई। तो आज हश्र ये हो गया है कि ना बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, ना घर का है, ना घाट का है। बीजेपी का जो संगठन है वो खत्म हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी है। तो ऐसे में अब बीजेपी करे तो करे क्या? बीजेपी के फुटप्रिंट्स खत्म हो रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लीडर्स से जिनसे मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने यही कहा कि 2024 एक ट्रेलर था और 2027 में अगला खेल बीजेपी का वहां पर साफ नजर आएगा, जहां पर बीजेपी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जेपी नड्डा क्या करेंगे, जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे अभी तक? राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर्स, अब इन सारे लोगों की जवाबदेही बन गई है। ये जवाबदेही वो कैसे करेंगे ये पता नहीं है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।